द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। ये कहते हैं कि एनरॉन जो है इट वाज द बिगेस्ट कॉरपोरेट स्कैंडल, कॉरपोरेट फ्रॉड जो अमेरिका के अंदर हुआ था। एनरॉन की कंपनी के बारे में जो है ना वो बहुत कम लोग जानते हैं, प्रॉब्ली बिकॉज वो जो है शुरुआत 2000 के अंदर हुई थी, 2001 के अंदर वो कहानी हुई थी। बट वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप उससे जो है काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं। अमूमन जो है वो यही समझा जाता है ना कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई हमारे पास, या पुअर कंट्रीज़ हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका, लिबिया या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, जहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत होता है और बहुत क्या होता है वो सामने नज़र भी आता है हमारे पास। एनरॉन के केस के अंदर हमारे पास जो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई थी। उस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से ये केस जो है, ये कंपनी ने जो है कितना पैसा बनाया था। एक टाइम तक ये जो है फॉर्च्यून 500 की 7th लार्जेस्ट फर्म, 7th मोस्ट इनोवेटिव फर्म हो गई थी दुनिया के अंदर। और विद इन अ ईयर्स टाइम, एक साल के अंदर इनके एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए थे अप टू $60 बिलियन। और जब इनका डाउनफॉल आया $60 बिलियन से, इनके जो स्टॉक्स हैं, इनके एसेट्स जो हैं वो एक महीने के अंदर ऐसे ख़त्म हुए कि एक महीने के अंदर जो है दे फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। बिल्कुल इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। कहाँ एक ऐसी इंडस्ट्री बूम कर रही थी, 7th पे पहुंची हुई थी फॉर्च्यून 500 की कंपनीज में, और अगले महीने ही जो है क्या हुआ, अगले महीने जो है दे फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। अब ये एनरॉन का केस जो है ना, ये आप कह सकते हैं इट वॉज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, नॉट दैट मच ऑफ पॉलिटिकल, बट इट वॉज अ कॉर्पोरेट फ्रॉड काइंड ऑफ अटेम्प्ट। कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है इसके अंदर बहुत था। अब एनरॉन के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, एनरॉन जो है वो बनी कब? एनरॉन जो है वो बनी आफ्टर द मर्जर ऑफ ह्यूस्टन नेचुरल गैस कंपनी थी एक, एंड इंटरनॉर्थ। ये दो कंपनीज थी हमारे पास, ह्यूस्टन नेचुरल गैस एंड इंटरनॉर्थ। जब ये दोनों कंपनीज का मर्जर हुआ, आई बिलीव इन 1985, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर इन 1980s उनका जो है मर्जर हुआ था। और उसके बाद जो है आपके पास बेसिकली बनी थी एनरॉन। आफ्टर द मर्जर जब एनरॉन आपके पास जो है वो बन गई थी, हुआ ये था कि ह्यूस्टन नेचुरल गैस के सीईओ जो है वो केन ले थे। अब केन ले के बारे में जो है ना वो काफ़ी बातें आती हैं, और वो खुद एक जो है ना पर्सनैलिटी थे। अब केन ले के बारे में अगर हम कुछ बातें डिस्कस करें, केन ले वॉज ऑलवेज टूवर्ड्स डी रेगुलेशन। अब डी रेगुलेशन क्या कॉन्सेप्ट है? केन ले जो है वो अगेन ह्यूस्टन नेचुरल गैस के सीईओ थे, और एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है ना गवर्नमेंट का हमेशा से बहुत कंट्रोल रहा है। उस कंट्रोल की वजह से ही कहते हैं कि दीज आर रेगुलेटेड मार्केट्स। अब रेगुलेटेड मार्केट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब ये है कि मार्केट्स के ऊपर जो है वो किसी न किसी का जो है वो कंट्रोल होगा। क्या रेगुलर मार्केट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? रेगुलेटेड मार्केट्स का जो है कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी मार्केट है, पहले तो मार्केट क्या होता है? मार्केट इज समवेयर जहां आप जो है किसी एसेट को या किसी भी चीज़ को जो है वो ख़रीद और फरोख्त कर सकते हो। रेगुलेटेड मार्केट के अंदर ये होता है कि कोई ना कोई ऊपर से जो है आपको देख रहा होता है, आप पर जो है कोई ना कोई लिमिटेशन लगा रहा होता है कि अच्छा आप ये ख़रीद तो रहे हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इतनी चीज़ें से ज़्यादा नहीं ख़रीदना। जैसे आप जो है सब्ज़ी मंडी जाओ, सब्ज़ी मंडी के अंदर जाकर आप जो है पूरे लॉट का एक हिसाब करो, यार मैं पूरी जो है ना एक ट्रक, फॉर एग्जांपल एक ट्रक जो है वो प्याज की उठा रहा हूँ। उधर जो है पहले एक बंदा जो है सुपरवाइज़र के तौर पर जो है एज अ थर्ड एंटिटी जो है वो बैठा हुआ है कि नहीं, मैं किसी को भी जो है ना वो एक ट्रक नहीं उठाने दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधी ट्रक ले सकते हो और नहीं। ये होता है रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब
ये होता है कि आप जो है वो देखभाल करते हो कि कोई जो है ज़्यादा चीज़ें ना उठाए, कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज ना करे, कोई कम प्राइस चार्ज ना करे। तो मार्केट को जो है, जैसे मार्केट का हिसाब है ना, आप उसको नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जांपल इतनी सी मिसाल है, मार्केट के अंदर आपको भी ये पता है कि आपके पास अगर ख़रीदार ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम है किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो 10 ट्रक हैं प्याज के, ठीक है, 10 ट्रक हैं प्याज के, आपके पास ख़रीदार जो हैं वो 10,000 हैं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा ख़रीदार होंगे, बहुत ज़्यादा ख़रीदार होने की वजह से आपके पास क्या है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम हो, ख़रीदार ज़्यादा हो, तो क्या हो जाता है, प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक बंदे जो है, अगर एक बंदा जो है वो 100 रुपये फॉर एग्जांपल 1 किलो में ले रहा है, दूसरा बंदा बोलेगा यार तुम मुझसे 110 ले लो, 110 में मुझे दे दो। तीसरा बंदा बोलेगा यार मुझसे 120 ले लो लेकिन वो मुझे दे दो। इससे क्या होगा, प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। और कभी कभार प्राइस जो है वो टू मच आउट ऑफ हैंड जो है वो हो जाती है। ये केस जो है प्राइस में भी हो सकता है, और इससे पहले ही वाला केस जो है मैंने आपको बता दिया किसके अंदर, क्वांटिटी के अंदर। तो ये हो सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट जो है अगर डीरेगुलराइज हो, मार्केट जो है अगर डीरेगुलाइज हो कि कोई ऊपर से देख ना रहा हो, तो ये चीज़ हो सकती है मार्केट के अंदर। जितने ज़्यादा खरीदार होंगे वो बोलेगा यार मुझसे और ज़्यादा ले लो, मुझसे और ज़्यादा ले लो, मुझे दे दो, मुझे दे दो ये चीज़। तो अगर डीरेगुलेटेड है मार्केट, कोई देखने वाला नहीं है मार्केट को, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है मार्केट को, तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है। रेगुलेटेड के अंदर यही होता है कि ऊपर से अब रेगुलेट करता कौन है। रेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर जो रेगुलेटर होता है ना, आपका जो देख रहा होता है इन चीज़ों को, वो होता है आपका, वो होती है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को जो है वो रेगुलेट कर रही होती है। गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को बेसिकली देख रही होती है। गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों पे जो है एक तरीके से स्टॉप लगाती है। स्टॉप के साथ जो है वो ये देखती है कि भाई किसी, मतलब जो अवाम है उसके साथ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं अवाम के साथ जो है वो मिसबिहेवियर एक तरीके से नहीं हो रहा। अब अवाम के साथ मिसबिहेवियर कैसे हो सकता है? अवाम के साथ मिसबिहेवियर जो है वो इस केस के अंदर हो सकता है, जैसे अब हमने जो है वो बेसिक कमोडिटी प्याज वगैरह की एग्जांपल ली ना, हम एनर्जी की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब इसको जो है हम अपने एनरॉन के केस से कैसे रिलेट कर सकते हैं? इसको जो है हम अपने एनरॉन के केस से बेसिकली इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एनरॉन कैसे बनी है, ह्यूस्टन नेचुरल गैस एंड इंटरनॉर्थ जो है इन दो कंपनीज के मर्जर से बनी है। मर्जर क्या होता है भाई? मर्जर तब आपके पास होता है जब दो कंपनीज मिल जाए आपस में, उनके बिजनेसेस आपस में मिल जाए और वो मिलकर जो है एक नई कंपनी बनाते हैं। जो भी काम कर रहे होते हैं उस कंपनी के अंदर, वो जो है अब नई कंपनी के अंदर आ जाते हैं। दोनों कंपनीज का जो पुराना नाम होता है वो पुराना नाम हट जाता है। अब ये दोनों मिलकर जो है एक नई कंपनी के अंडर आ गए, एक नई कंपनी जो है वो चलाएंगे। तो एनरॉन बन गया उस कंपनी का। अच्छा, फन फैक्ट, एनरॉन की कंपनी के जिसने लोगो बनाया था ना, वो उस वक्त का सबसे मशहूर लोगो बनाने वाला था। आई बिलीव जिसने यूपीएस का बनाया था एंड अमेजोन, इफ आई एम नॉट श्योर। अमेजोन का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसने काफ़ी बड़ी कंपनीज का जो है वो लोगो बनाया था एनरॉन का। तो हाँ, सही है। तो मर्जर के अंदर क्या होता है, अब जब ये मर्जर हुई, मर्जर होने के बाद जो ह्यूस्टन नेचुरल गैस थी उसका सीईओ कौन था? केन ले। केन ले हमेशा से जो है वो डी रेगुलेशन की तरफ ही गया है, क्योंकि वो पहले से ही एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करता था। नाम से पता चल रहा है ना आपको, ह्यूस्टन नेचुरल गैस। ह्यूस्टन नेचुरल गैस क्या करती थी? इट वाज रिलेटेड टू नेचुरल गैस सप्लाईज। नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस थी अमेरिका के अंदर, उसकी जो है एक तरीके से कंपनी जो है वो ह्यूस्टन के अंदर थी। लेकिन जो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस थी हमारे पास, उनकी जो है उनसे जो है वो डील करता था। उनकी जो है वो जो सप्लाई जो है उनसे जो है वो पैसे कमाया था। जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते थे उन्हें जो है अच्छा, एनर्जी जो उसके पास मौजूद होती थी, जैसे नेचुरल गैस वगैरह जो है, उससे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता था और देता था। ठीक है, अब केन ले हमेशा से डी रेगुलेशन की तरफ जाता था। डी रेगुलेशन को वो इतना सपोर्ट करता क्यों था? अब इसके बारे में जो है हम जरा देखते हैं। देखिए, डी रेगुलेशन से मैंने एक आपको जो है वो नुकसान बताया था।
शुरू के अंदर। डीरेगुलेशन का क्या नुकसान है कि भाई जितने ज़्यादा खरीदार होंगे, एक मिसाल दी थी, जितने ज़्यादा खरीदार होंगे वो ज़्यादा पैसे देते रहेंगे, ज़्यादा पैसे देते रहेंगे और चीज़ें अपने पास ले लेंगे। तो जो बेचारी गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो 100 क्या जो 90 रुपए भी नहीं दे सकते, जो 80 रुपए भी नहीं दे सकते, उनका क्या होगा डीरेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर? ये तो एक नुकसान हो गया। डीरेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स होते हैं। मार्केट के ट्रेडर्स का क्या मतलब? मार्केट के ट्रेडर्स का मतलब जो उस मार्केट के अंदर बैठकर जो है वो बेच रहे हैं, अपनी चीज़ें जो हैं वो बेच रहे हैं। अब उनको क्या फ़ायदा होगा डीरेगुलेशन से? देखिए, डीरेगुलेशन से उनको जो है वो ये फ़ायदा होता है, जहाँ गवर्नमेंट ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 किलो प्याज का 100 रुपए चार्ज कर दिया है, सही है, 100 रुपए से ज़्यादा वो बेच ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट उसको देख रही है कि भाई कोई भी अगर 100 रुपए से ज़्यादा बेचेगा, उसे जो है वो हम पकड़ लेंगे, उसके ऊपर फलाना जो भी है वो कर लेंगे। डीरेगुलेटेड के अंदर क्या होगा? डीरेगुलेटेड के अंदर ये होगा, जो मार्केट का हिसाब चल रहा है। अक्सर नहीं होता कि भाई आप जाके पूछते हो यार इसका क्या रेट है, बहुत महंगा है। आप जिसके पास पूछते हो जाकर, वो भी यही कहता है कि यार इसका यही रेट है, ये रेट है, ये रेट है। ये होते हैं मार्केट रेट। ये जो रेट होते हैं ये खुद सेट करते हैं। जो पूरी मार्केट होती है वो खुद सेट करती है। वो खुद कैसे सेट करती है? वो खुद सेट करती है डिमांड और सप्लाई पर। वो ये देखते हैं कि यार हमारी सप्लाई जो है वो कितनी ज़्यादा है। अगर हमारे पास ये सिर्फ 10 चीज़ें हैं, सिर्फ 10 आइटम हैं और हमारे पास ख़रीदने वाले इतने ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पैसे लेगा उसको जो है वो हम दे देंगे। है तो ये 100 की चीज़, लेकिन दूसरा अगर हमें 200 दे रहा है तो 100 की तो हमें चीज़ पड़ी है, 100 उसको देंगे और बाकी 100 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास अंधाधुंध प्रॉफिट हो जाएगा। डीरेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर यही होता है। जो बेचने वाले होते हैं उनके पास एडवांटेज होता है कि वो अंधाधुंध जो है वो प्रॉफिट अपने हिसाब से कमाएं, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की और सप्लाई समझ लो ना होने के बराबर है, बहुत कम है, फिर तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अंधाधुंध हो जाता है। ये एक चीज़ के जो है आप कहते हैं ना 2 गुना 3 गुना, ये 10 15 20 गुना भी जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ऐसी जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर जो है आप जो है ऐसे काम कर सकते हो, जैसे आप अंधाधुंध 15x आप 20 गुना जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हो। और अमूमन ये जो काम होते हैं ना, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये इंडस्ट्रीज होती हैं लग्जरी इंडस्ट्रीज। लग्जरी इंडस्ट्रीज से मेरा क्या मतलब है? लग्जरी इंडस्ट्रीज से मेरा मतलब ये है वो लोग जो ये बेसिक मतलब गलत समझा रहा हूँ। लग्जरी इंडस्ट्रीज से मतलब ये है, लग्जरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ऐसी चीज़ों के अंदर डील करती हैं जो इंसान एक लेवल पर आकर, जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो इन चीज़ों के बारे में तब ही सोचता है। लग्जरी आइटम्स के अंदर हम अगर मिसाल लें, डायमंड की मिसाल ले लेते हैं। अब डायमंड जो है वो आम आदमी तो नहीं सोचेगा ना इतना डायमंड के बारे में। वो अपना वही गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल और खाने के अंदर आज क्या है, आज जो है वो फॉर एग्जांपल अगर डे टू डे वर्कर है तो बोलेगा यार आज जो है मेरी जो है वो कमाई इतनी हुई है, तो आज जो है दूध आएगा नहीं आएगा, बहरहाल मतलब इन चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा वो होगा। लग्जरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये करना आसान होता है, क्योंकि जो आपके पास सेलर होता है, जो आपके पास बायर होता है, जो खरीदार होता है ना, फॉर एग्जांपल डायमंड की मिसाल है, डायमंड का खरीदार उसके पास पहले ही बहुत पैसा है और इसको अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करे भी ना करे, क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी नहीं है। गवर्नमेंट जो है ऐसी मार्केट्स को रेगुलेट करती है, ऐसी मार्केट्स को कंट्रोल करती है, ऐसी मार्केट्स में इंटरेस्ट लेती है जहां आपके पास बहुत ज़्यादा आवाम की जो है परसेंटेज इन्वॉल्व हो, और बहुत ज़्यादा आवाम की परसेंटेज इन्वॉल्व हो, और वो चीज़ जो है कोई नेसेसिटी ना हो कि बेसिक इंसान की ज़रूरत ना हो। बेसिक इंसान की ज़रूरत खाना हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, इस तरीके से बेसिक इंसान की जो ज़रूरियात हैं वो ना हो। अगर ऐसी चीज़ होगी ना, बेसिक इंसान की ज़रूरियात और वो होंगी, उनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ताकि अगेन डीरेगुलेशन से जो है उन्हें नुकसान ना हो, क्योंकि डीरेगुलेशन के नुकसान जो है अभी हमने वो पहले ही डिस्कस करे थे। ठीक है, तो ये होता है, गवर्नमेंट जो है ऐसे में इंटरेस्ट लेती है। लग्जरी आइटम्स
वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनके अंदर जो है डीरेगुलेशन होना बहुत आम है। इसके अंदर जो सेलर होता है वो 15x भी मार सकता है, 20x भी मार सकता है। फॉर एग्जांपल कोई सेलर है, उसे जो है कोई ख़रीदने वाला है, उसे जो है डायमंड की तमीज़ ही नहीं है, डायमंड को उसे पता ही नहीं है किस तरीके से चेक करते हैं ये वो। तो अब वो मांग जो है सेलर से जो है वो मांग रहा है रियल डायमंड। सेलर ने जो है वो अंदाज़ा लगा दिया यार ये तो मतलब जाहिल है, इन्हें जो है वो कुछ मतलब डायमंड्स के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है। तो अगर मैं इसको रियल डायमंड की जगह जो है लैब ग्रोन डायमंड जो है वो दे दूँ तो वो भी एक तरीके से सही है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड भी जो है एक तरीके से तो रियल ही माना जाता है ना, लैब ग्रोन डायमंड। अब हाँ वैसे ही आपको पता होगा ये फ़र्क, वैसे आपको लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं और रियल डायमंड्स के अंदर वो फ़र्क होता है। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है फ़र्क होता है, बट उनकी शाइनिंग वगैरह, उनकी क्वालिटी वगैरह के अंदर भी फ़र्क होता है। और अमूमन बहुत सी जगहों पे जहाँ आप जाकर बोलेंगे ना यार मुझे रियल डायमंड चाहिए, वो आपको अक्सर जो है वो लैब ग्रोन डायमंड जो है ना वो चिपका देंगे। तो हाँ, अब उसने जो है रियल डायमंड की जगह लैब ग्रोन डायमंड उसे दे दिया, उससे चार्ज भी पैसे ज़्यादा कर लिया, उसे चीज़ भी यूँ ही दे दी। अब ये एक हो सकता है डीरेगुलेटर मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा आवाम इस चीज़ के अंदर घुस नहीं रही और गवर्नमेंट को इतना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि लोग गवर्नमेंट को आकर तंग नहीं करेगा। जो अमीर आदमी है जो लग्जरी पहन सकता है, अब वो गवर्नमेंट के पास थोड़ी आएगा ना कि यार मेरे से जो है वो आप जो है पूरी डायमंड की मार्केट को जो है वो रेगुलेट करें, क्योंकि मेरे साथ जो है वो इतना प्रॉफिट ले लिया, इतना वो ले लिया। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई नहीं पहनो, ज़रूरी है क्या पहनना, तुम्हारे पास पैसा अगर ज़्यादा है, ज़ाया करना है, जो करना है अपने पैसे के साथ करना है तो पहन लो, वरना नहीं पहनो। गवर्नमेंट घुसती है हमेशा से जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ और ऐसे आइटम्स के अंदर, ठीक है। ये था डीरेगुलेटेड के अंदर। अब ये डीरेगुलेशन की हमने क्या डिस्कस करी, डीरेगुलेशन के हमने ये एडवांटेज डिस्कस करी कि डीरेगुलेशन से जो है वो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब यही चीज़ अगर हम अपने केस के अंदर देखें तो केन ले जो ह्यूस्टन नेचुरल गैस का सीईओ था, वो हमेशा से यही तो कहता था यार मुझे जो है वो डीरेगुलेटेड तो एनर्जी सेक्टर को मुझे डीरेगुलेटेड बनाना है। क्यों बनाना है मुझे एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेटेड? एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेटेड मुझे इस वजह से बनाना है कि गवर्नमेंट ने जो है ऊपर से आकर तो मुझे बोल दिया कि भाई तुम आवाम को जो है, आम आवाम को जो है फॉर एग्जांपल 2 रुपए पर यूनिट से महंगा नहीं दोगे। लेकिन भाई गर्मी का वक्त है, नेचुरल हमारी गैस सप्लाई जो है वो थोड़ी कम है अभी, और ज़खायर जो हैं वो हमें मिल नहीं रहे। तो और डिमांड जो है लोगों की गर्मियों के अंदर ज़्यादा है, गर्मी के अंदर लोग एसी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, कूलर भी चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं 2 रुपए के अंदर दे ही नहीं सकता। अगर मैं 2 रुपए पर यूनिट के अंदर दूंगा तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना, मैं तो इसके अंदर कुछ कमा ही नहीं रहा। ये कह रहे थे वो लोग, जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस जो है बगैर कमाए तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे, लेकिन जो प्रॉफिट्स उन्होंने अपने दिमाग के अंदर सोचे होंगे वो वाले प्रॉफिट्स जो हैं वो नहीं ले रहे होंगे, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होंगे वो वाले प्रोजेक्ट्स। इस वजह से जो है, अब ये एक बहुत बेसिक मैंने आपको एग्जांपल दी है कि भाई प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने सेट कर दी हैं। तो एक सिनेरियो जो है, हाँ जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, ये तो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी ना, गवर्नमेंट ने जो है फॉर एग्जांपल प्राइस सेट करी हुई है। एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो है वो ये कह दिया कि आवाम को, या बेसिक आवाम बोल रहा हूँ मैं, कि ह्यूस्टन के अंदर, टेक्सास का जो इलाका है ह्यूस्टन, उसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल सिर्फ ये एनर्जी प्रोड्यूसर जो है फॉर एग्जांपल सिर्फ ह्यूस्टन नेचुरल गैस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यही प्रोवाइड करेगा एनर्जी, और कोई जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। सिर्फ ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा और कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। इससे मसला क्या हुआ? इससे मसला ये हुआ कि बाकी के जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं उनके अंदर ये हो गया कि यार कंपटीशन तो है ही नहीं एक तरीके से। जब गवर्नमेंट ने जो है वो पहले ही कह दिया कि भाई सिर्फ ये बंदा जो है वो प्रोवाइड करेगा, इससे क्या हुआ कि जहाँ कंपटीशन हो सकता था, जहाँ कंपटीशन के साथ साथ जो है, जहाँ
आप ये देखें कि अगर मुझे जो है कोई बंदा जो है वो 100 रुपए की चीज़ दे रहा है, वहीं मुझे दूसरा बंदा जो है वो 90 रुपए की चीज़ दे रहा है और चीज़ वो सेम है, तो मैं 90 रुपए वाले से नहीं लूँगा। गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या करा, गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो है वो कंपटीशन को ख़त्म कर दिया, कंपटीशन को मार दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई कि इसके अंदर सिर्फ तुम दोगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे, बाकी के लोग तो नहीं कमा पा रहे ना इस केस के अंदर, बाकी के लोग जो हैं वो नहीं डील कर पा रहे, बाकी के लोग जो हैं वो एक तरीके से बिजनेस नहीं कर पा रहे इसके अंदर। तो डीरेगुलेशन का वो रेगुलेटेड होने का जो है एक ये भी मसला था। गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन को फ्लरिश नहीं करने पा रही, क्योंकि अगर कंपटीशन फ्लरिश नहीं करेगा तो क्या होगा, आपके पास मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली क्या होती है, देखिए मोनोपोली के अंदर ये होता है आपके पास जो है एक प्लेयर होता है। मोनो का जो लफ्ज़ है, मोनो के लफ्ज़ को अगर आप ट्रांसलेट करो ना, देखिए मोनो के लफ्ज़ का मतलब होता है एक। पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ एक प्लेयर होता है। जैसे कराची के अंदर अगर आप मिसाल लें, कराची के अंदर किस इदारे की मोनोपोली जो है वो फ़ौरन जो है आपके दिमाग के अंदर आती है। आपके दिमाग में फ़ौरन कराची के अंदर जो मोनोपोली का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक इज़ अ मोनोपोली बिकॉज इट्स द ओनली वन दैट प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ वही है जो हमें जो है वो बिजली जो है वो प्रोवाइड करता है। एक तरीके से मोनोपोली हुई ना ये। तो आपके पास जो है तो हमने जो है अभी बेसिक्स देखे, हमने डीरेगुलर मार्केट्स के कुछ फ़वाइद, रेगुलेटेड मार्केट्स के फ़वाइद, उसके साथ डीरेगुलेटेड मार्केट्स के नुकसान, रेगुलेटेड मार्केट्स के नुकसान। अब जो एनरॉन का केस है एक्चुअल, उसकी मिसाल लेकर जो है अब हम इसको जो है वो आगे जो है वो अगेन वी विल टॉक इन डिटेल रिलेटेड टू दी एनरॉन केस सून इन द नेक्स्ट व्लॉग बोलें, चैप्टर बोलें, या सो स्टे ट्यून्ड एंड या